वैसे वैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ने की वजह से एनर्जी भी बढ़ जाती है बेटा, है ना, एनर्जी लेवल हाई हो जाएंगे। इसके अलावा बेटा कल मैंने एक फैक्टर आपको बताया था, इफेक्ट बताया था, जिसको शील्डिंग इफेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? शील्डिंग इफेक्ट, शील्डिंग या स्क्रीनिंग इफेक्ट बोलते हैं इसको। और ये मैंने कहा था बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो बेटा इसको कैसे समझ में आया आपको? मालूम बताओ बेटा ये क्या होता है, इसका क्या मतलब समझ में आया आपको? स्क्रीनिंग इफेक्ट का क्या मतलब होता है? याद है बच्चों? कोई बच्चा बता सकता है? दीपक कल की क्लास में थे। Attractive forces on outer shell of electron, nucleus of atom. बेटा ये फोर्स क्या होता है? देखो नहीं, आप मुझे वैसे नॉर्मली बताओ, ये तो डेफिनेशन आप बता रहे हो नोट्स में से देख के। सिंपल लैंग्वेज में बेटा कैसे बोलोगे? बिल्कुल सिंपल में मुझे ये समझाओ कि सर इसको बोलते हैं शील्डिंग इफेक्ट। शील्ड का मतलब क्या हुआ? कल बताया था शील्ड का मतलब बेटा क्या ढाल, होता है? प्रोटेक्ट करना। ढाल होता है, प्रोटेक्ट करना। तो कौन किसको प्रोटेक्ट करता है? कौन किसको किससे बचा रहा है? बताओ जरा। अगर हम एक एटम की बात करें बेटा, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, है ना, ये देखो ये एटम है, इसके अंदर बेटा यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं सर्कुलर ऑर्बिट्स में। तो कौन किसको किस चीज से बचा रहा है बताइए जरा, इसका क्या मतलब है? ये लो बीच में मैंने न्यूक्लियस बना दिया। अब बेटा मैंने क्या बताया था बताओ? ये बाहर के इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये यहां पर भी इलेक्ट्रॉन्स हैं। बोलो निकिता, क्या मतलब होगा बेटा शील्डिंग इफेक्ट का? जो यहां पर बेटा ये न्यूक्लियस फोर्स लगा रहा है ना, जो न्यूक्लियस बेटा, इस वाले न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में बेटा जो फोर्स है, दिख रहा है सबको? आउटर मोस्ट शेल पर जो इलेक्ट्रॉन्स है इनके बीच में बेटा और इस न्यूक्लियस के बीच में कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, है ना पारुल? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो होगा। लेकिन बेटा जो बिल्कुल बाहर वाला इलेक्ट्रॉन है, वहां तक अगर आप बात करोगे फोर्स की, इस फोर्स की, उसकी वैल्यू बेटा क्या हो जाएगी? बहुत कम वैल्यू होगी निकिता। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन the nucleus and the outermost shell electron is very less, because क्या होगा बेटा बीच में, जो बीच में आपको और इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, यहाँ पर दिख रहे हैं अंदर वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स, दिस, ये बेटा क्या करेंगे? जो ऊपर से फोर्स लग रहा होगा उसको क्या कर देंगे पारुल? उसको रिड्यूस कर देंगे, कंपैरेटिवली क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन बेटा सबसे ज्यादा फोर्स किस पर लगा पा रहा होगा? जो के शेल का इलेक्ट्रॉन होगा उस पर, और चार्ज की भी वैल्यू ऐसी होगी। तो जैसे जैसे बेटा आप देखोगे बाहर की तरफ आएगा इलेक्ट्रॉन, यानी बाहर वाला जो इलेक्ट्रॉन होगा उसके बीच में और न्यूक्लियस के बीच में बेटा फोर्स की वैल्यू बहुत कम हो जाएगी, है ना। तो इसी चीज को बोला जाता है, दिस इज नोन एज शील्डिंग और स्क्रीनिंग इफेक्ट। ठीक है, समझते हैं इसको? द अट्रैक्टिव फोर्सेस, द अट्रैक्टिव फोर्स ऑन द आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन बेटा, जो न्यूक्लियस अपोजिट चार्ज होने की वजह से जो फोर्स लगाएगा बेटा सबसे बाहर वाले इलेक्ट्रॉन के ऊपर, उसकी वैल्यू बेटा क्या होगी? बहुत कम हो जाएगी, क्योंकि इज ग्रेटली रिड्यूस्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। क्योंकि बेटा ये जगह जो है ना, ये कोई खाली जगह नहीं है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, और जो अंदर के इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या करेंगे? उस फोर्स की वैल्यू को कम कर देंगे, जो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो फोर्स लगेगा इस न्यूक्लियस की वजह से, उसकी वैल्यू को बेटा कम कर रहे हैं। ठीक है, विच प्रोड्यूसेस ए स्क्रीनिंग और शील्डिंग इफेक्ट बिटवीन द आउटर इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूक्लियस। दिस टाइप ऑफ शील्डिंग इज कॉल्ड शील्डिंग और स्क्रीनिंग इफेक्ट बेटा। इसको ही क्या बोलते हैं दिशा? शील्डिंग या स्क्रीनिंग इफेक्ट बेटा बोला जाता है। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है? दिस इज नोन एज शील्डिंग और स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो कौन किसकी ढाल बन रहा है? जो अंदर के इलेक्ट्रॉन है बेटा वो क्या बन रहे हैं? एक तरीके के शील्ड बन रहे हैं बेटा, न्यूक्लियस से लगने वाले फोर्स के बीच में और बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स के बीच में। ठीक है, उस फोर्स की वैल्यू बेटा क्या कर देंगे? कम कर देंगे। बोलो मेरी बात सबको समझ में आई? आगे बेटा समझ में? दिस इज नोन एज शील्डिंग इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट। ठीक है, इसके अलावा बेटा एक टर्म और होता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बेटा,
क्या होता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इसका क्या मतलब है, इसको भी समझेंगे। ये टर्म होता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इसको इंग्लिश में डिनोट करते हैं जेड ई इफेक्टिव। ठीक है बेटा, जेड ई इफेक्टिव, या कैसे भी करके लिख सकते हैं प्लस जेड ई इफेक्टिव, ये भी लिखते हैं, इस तरीके से डिनोट करते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज का मतलब समझा के बताओ बेटा, न्यूक्लियर चार्ज का मतलब क्या है पारो? न्यूक्लियर मतलब कि जो न्यूक्लियस का चार्ज है ना बच्चों? न्यूक्लियर चार्ज का मतलब बेटा क्या हुआ? जो न्यूक्लियस चार्ज लगा रहा है, अब किसके ऊपर लगाएगा उसको? किसके ऊपर लगा रहा है? इलेक्ट्रॉन। मान लो ये वाला इलेक्ट्रॉन है, इसके ऊपर लगा रहा है। और यहाँ पर बेटा इफेक्टिव का मतलब क्या हुआ? जैसे मान लो, सपोज ऐसे मान के चलो, जैसे गवर्नमेंट अगर पैसे खर्च करती है, बजट खर्च करती है बच्चों, ठीक है, आपको पता है रोड बनती है, हाईवे बनते हैं, स्कूल कॉलेज सब बनते हैं, है ना? तो मान लो अगर गवर्नमेंट ने लोगों के लिए इतना पैसा अलॉट कर दिया, ठीक है, लेकिन बेटा वो गरीबों तक, मतलब जहां पर पहुंचना चाहिए वहां तक पहुंचते पहुंचते उसकी वैल्यू क्या हो जाती है बच्चों? अरे बोलो, कम हो जाती है ना। जैसे मान लो सपोज अगर गवर्नमेंट ने 100 रुपए पहुंचाए, ठीक है, लेकिन पहुंचते 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 क्या हुआ? बहुत सारे लोग बीच में आ गए, ठीक है, मिडल मैन भी बोलते हैं, तो उनकी वजह से बेटा वो पैसा जो है वो पहुंचेगा तो गरीब तक, ऐसा नहीं कि नहीं पहुंचेगा, लेकिन बेटा उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी दिशा? बेटा बहुत कम रह जाएगी, है ना? कई बार तो 100 रुपए में से 10 ही रुपए पहुंचेंगे। समझ रहे मेरी बात? तो जैसा करप्शन बेटा हमारे देश में है, वैसे ही एक एटम के अंदर होता है, जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा, जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन तक पहुंचने नहीं देते मदद, है ना? बोलो, जैसे हमारे देश के दुश्मन, हमारे देश के लोग जो है हमारे दुश्मन बन जाते हैं, गरीबों के दुश्मन बन जाते हैं, ठीक है, अपने पर्सनल फायदे के लिए। वैसे ही बेटा अंदर के जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेंगे? बाहर वाले इलेक्ट्रॉन तक बेटा सुविधा को पहुंचने नहीं देंगे। मतलब जो न्यूक्लियस, मान लो आपका गवर्नमेंट की हेल्प जा रही है न्यूक्लियस से, है ना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है या चार्ज है बेटा, उसकी वैल्यू को बेटा क्या कर देंगे? बाहर तक पहुंचते पहुंचते उसकी वैल्यू बेटा क्या हो गई? बहुत कम रह जाएगी। ठीक है बच्चों, दीपक समझ में आ रहा है? बेटा इसी को बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, मतलब कि एक्चुअल में तो बेटा कितना चार्ज जाना चाहिए था? जैसे मान लो अगर पारुल, अगर टर्म्स में मैं आपको बताता हूं, जैसे न्यूक्लियर का चार्ज मान लो कितना है, ऐसे मान के चलते हैं जैसे 100% चार्ज है, ठीक है कि नहीं? और बेटा जो ये बाहर वाला इलेक्ट्रॉन है, लेकिन जब आप इसको मेजर करोगे तो इसकी वैल्यू बेटा कितनी होगी? 100% तो नहीं होगी। जैसे 100% अगर चार्ज है बेटा सेंटर पर न्यूक्लियस का, तो उसका असर आप बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पर कितना देखोगे? धीरे धीरे करके, मैंने बोला ना बेटा, धीरे धीरे करके क्या होगा? जो अंदर के इलेक्ट्रॉन होंगे वो इस चार्ज की वैल्यू को ले लेंगे, कोई 20% खा गया, कोई 20% ले गया, फिर ये वाला 20% ले गया, फिर 20% ले गया, इसके पास क्या बचा? आते आते कितने रुपए बचे? 20% बचे बस। आ रहा है बेटा समझ में? ये एग्जांपल इसलिए दिया ताकि आपको समझ में आ जाए। Yes. बोलो बच्चों, समझ में आया? हृदयश्री समझ में आ रहा है बेटा? चलो गुड। तो बेटा अब मैं थोड़ा साइंस के टर्म में बता देता हूं क्या होता है। द नेट पॉजिटिव चार्ज, देखो बेटा क्या लिखा है, द नेट पॉजिटिव चार्ज एक्सपीरियंस बाय द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है बेटा, जो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन है उनके ऊपर नेट न्यूक्लियर चार्ज कितना होगा? नेट न्यूक्लियर चार्ज, नेट का मतलब बेटा क्या होता है? माइनस करके देखोगे आप, ठीक है बेटा, जो टोटल न्यूक्लियर का चार्ज, न्यूक्लियस का चार्ज था, उसमें से अगर बेटा हम बाकी जो इलेक्ट्रॉन है इन्होंने जितना जितना गेन कर लिया, अगर उस सबको सब्ट्रैक्ट कर दे तो एक्सपीरियंस बाय आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, बेटा इस बाहर वाले इलेक्ट्रॉन की तरफ से जितना वो एक्सपीरियंस करेगा, द नेट न्यूक्लियर चार्ज एक्सपीरियंस बाय
आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, या आप इलेक्ट्रॉन लिख सकते हो खाली, ठीक है, बाय इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एक्सपीरियंस बाय इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है बेटा, इसी को बोलते हैं इज कॉल्ड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बेटा। और इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, प्लस जेड ई इफेक्टिव, ठीक है, कैसे लिखते हैं बेटा, प्लस जेड, ऐसे ई डबल एल पी करके दिखाओ, ठीक है, इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसकी वैल्यू बेटा हमेशा क्या होगी, इसकी वैल्यू बेटा हमेशा किससे कम होगी, इट्स वैल्यू इज ऑलवेज लेस देन, बोलो बेटा, इज ऑलवेज लेस देन, इसकी वैल्यू बेटा कम होगी, जो न्यूक्लियस का चार्ज होगा बेटा, है ना, जो न्यूक्लियस के चार्ज की वैल्यू होगी हमेशा बेटा उसकी वैल्यू से क्या होगी, ये वैल्यू कम होगी, इट्स वैल्यू इज ऑलवेज लेस देन द चार्ज ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है बच्चों, समझ में आ रही है मेरी बात, जो न्यूक्लियस के ऊपर बेटा जितना भी चार्ज होगा उसकी वैल्यू से हमेशा इसकी वैल्यू बेटा क्या होगी, कुछ ना कुछ कम जरूर होगी, कहीं पर 20% कम होगी, कहीं पर 40%, कुछ ना कुछ बेटा कमी जरूर आएगी, ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है पारुल, मेरी बात समझ में आ गई अच्छे से? यस। चलो तब इसके बाद आगे देखते हैं बेटा और क्या लिखा हुआ है, इट्स वैल्यू इज ऑलवेज लेस देन कंपेयर टू द इनर शेल इलेक्ट्रॉन। तो बेटा एक चीज सोचो, जैसे ऐसे समझ के चलो, ये न्यूक्लियस है बेटा, न्यूक्लियस की चार्ज की वैल्यू सबसे ज्यादा कौन एक्सपीरियंस करेगा बेटा, न्यूक्लियस का चार्ज सबसे पास किसके है, अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स के पास में है, तो सबसे ज्यादा बेटा चार्ज किसके पास लगने वाला है, इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर, फिर बेटा दूसरे नंबर पे, फिर बाहर, फिर और बाहर, समझ रहे मेरी बात, है ना बेटा, सबसे कम वैल्यू मिलेगी, सबसे कम वैल्यू सबसे बाहर वाले को मिलेगी, सिंपल है, बस यही चीज आपको बतानी थी मेरे को। तो बेटा जी इफेक्टिव किस पर डिपेंड करता है, जो मैंने यहाँ जेड इफेक्टिव लिखा है बेटा, प्लस जेड इफेक्टिव दिख रहा है आपको, ये बेटा इसकी वैल्यू जो है वो किस पर डिपेंड करती है बेटा, ध्यान से सुनना, इट डिपेंड अपॉन द शेल एंड शेप ऑफ ऑर्बिटल। बेटा दो फैक्टर्स है यहाँ पर, एक तो शेप, ऑर्बिटल का शेप कैसा है, एस ऑर्बिटल है वो पी ऑर्बिटल है, कैसा उसका शेप है उस पर डिपेंड करेगा बेटा। दूसरा बेटा डिपेंड करेगा कौन से शेल के अंदर है, तो दिशा बेटा सबसे ज्यादा जो जेड इफेक्टिव की वैल्यू होगी वो कहां पर होगी, जरा मुझे बताइए, अगर मैं यहाँ पे पूछूं कि कौन से शेल में सबसे ज्यादा होगा, ये वाला के शेल है, फिर उससे बाहर वाला एन, फिर एम शेल, फिर एम, ठीक है बच्चों, बताओ जरा, बोलो, सबसे ज्यादा जेड इफेक्टिव की वैल्यू बेटा किसकी होगी, हाईएस्ट वैल्यू, बात बताओ बेटा, कौन से वाले शेल के लिए होगा, प्लस जेड इफेक्टिव सबसे ज्यादा बेटा किसके लिए होगा, और के शेल के लिए सबसे ज्यादा वैल्यू होगी ना, फिर बाकियों की डिक्रीज करती जाएगी बेटा, अरे बोलो, सही कह रहा हूं मैं? जैसे जैसे बेटा बाहर की तरफ आएंगे, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू बेटा क्या होगी, डिक्रीज होगी ना, तो के शेल सबसे अंदर हो गया, उसकी वैल्यू सबसे ज्यादा है, फिर दूसरा एन शेल हो गया, फिर आप और बाहर की तरफ आओ तो एम शेल मिलेगा आपको, उसकी वैल्यू आ गई, फिर बेटा उससे बाद एन शेल आ गया, एन शेल की वैल्यू होगी, ठीक है, फिर एन की बात बेटा कितना हो गया, एन की बात कौन सा आ गया, ठीक है, जो मैंने बोर्ड पर लिखा वो दिखाई दे रहा है बेटा सबको, एक बार देखो और समझो इसको, क्या लिखा है मैंने, समझ में आ रहा है बेटा, सबसे बड़ा साइन कहां पर लगाया मैंने, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की अगर वैल्यू की बात करें बेटा सबसे ज्यादा के शेल के लिए होगा, है ना, उससे कम एल में, फिर एम, फिर एन, फिर ओ, बोलो आगे समझ में बेटा, एक तो बेटा शेल पर डिपेंड करता है, ठीक है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बेटा एक तो शेल पर डिपेंड करेगा और एक बेटा करेगा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, बेटा काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये बच्चों,
इसके ऊपर बहुत क्वेश्चन आते हैं। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू किस किस पर डिपेंड करती है? तो बेटा इट डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर्स। बता दिया आपको, एक तो शेल बताया है ना बच्चों, शेल का भी बता दिया कौन सा सबसे ज्यादा होगा, कहां पर सबसे कम होगा, और दूसरा बेटा होगा शेप ऑफ ऑर्बिटल, कि आखिर बेटा जिस ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन है उसका शेप कैसा है। ठीक है बच्चों, अब मैं शेप से क्या समझाना चाह रहा हूं, समीक्षा बेटा बताओ जरा, शेप ऑफ ऑर्बिटल से आप क्या समझते हो? जैसे बेटा कोई ऑर्बिटल ऐसा होगा जो न्यूक्लियस के चार्ज को आसानी से एब्जॉर्ब कर लेगा, है ना पारुल? अगर मान लो किसी ऑर्बिटल का बेटा सरफेस एरिया ज्यादा है, सुनना मेरी बात, सरफेस एरिया अगर बेटा किसी चीज का ज्यादा है तो जो चार्ज है उसको ज्यादा आसानी से एब्जॉर्ब किया जा सकता है ना? और अगर किसी ऑर्बिटल का सरफेस एरिया कम है तो आप क्या बोलोगे, वो बेटा आसानी से एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, है कि नहीं? मेरी बात समझ आ रही बेटा? जैसे मान लो एक एस ऑर्बिटल है, देखना एक एस ऑर्बिटल है बेटा इस शेप का, और एक पी ऑर्बिटल है, और एक जेड है। बताओ सबसे ज्यादा सरफेस एरिया बेटा किसका दिख रहा है? इस तरीके से होगा ना जेड ऑर्बिटल, सबसे ज्यादा सरफेस एरिया बेटा किसका दिख रहा है बच्चों? अक्षय क्लास में आ गए बेटा? अक्षय क्लास में आ गए तो बेटा बताओ, मैं आपको ये बता रहा हूं कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बेटा दो फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। एक तो शेल के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, उसमें मैंने बता दिया सबसे ज्यादा जो सबसे अंदर वाला शेल है उस पर जेड इफेक्टिव की वैल्यू होगी, जैसे जैसे बाहर जाओगे उसकी वैल्यू बेटा रिड्यूस करेगी, ठीक है। दूसरी चीज बेटा बोर्ड पर लिखी हुई है शेप ऑफ ऑर्बिटल। किसी ऑर्बिटल का शेप से भी पता चलता है कि वो कितना न्यूक्लियर चार्ज को एब्जॉर्ब करेगा बेटा। तो इन तीन ऑर्बिटल मैंने कल आपको डायग्राम में बताया था ना बेटा, कि एस ऑर्बिटल ऐसा होता है, पी इस टाइप से होता है, डी इस टाइप से होता है। तो बेटा मैं ये पूछ रहा हूं, अगर सरफेस एरिया बढ़ाओगे दिशा, अगर सरफेस एरिया बढ़ा देते हो तो जेड इफेक्टिव की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी या कम होगी? बोलो। ज्यादा होगी। ज्यादा होगी ना, जितना बेटा जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा चार्ज भी तो उतना ही ज्यादा एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी होगी। मान लो न्यूक्लियस की तरफ से बेटा फोर्स लग रहा है, लेकिन उस फोर्स को आप एब्जॉर्ब भी तो करनी चाहिए। जिसका सरफेस एरिया ज्यादा होगा उस पर ज्यादा फोर्स लगेगा बेटा, वो ज्यादा चार्ज को एब्जॉर्ब कर सकता है। जिसका सरफेस एरिया कम होगा वो कम एब्जॉर्ब करेगा। बच्चों मेरी बात समझ में आ रही है? यही चीज बताना चाह रहा हूं। यहां पर बेटा ये लिखा हुआ है देखो कि एस ऑर्बिटल जो होगा बेटा जो है वो ज्यादा होगा पी ऑर्बिटल से, ठीक है। एस ऑर्बिटल का बेटा ज्यादा होता है पी ऑर्बिटल से, ये ज्यादा आसानी से रोक सकता है। इसका रीजन बेटा देखो सरफेस एरिया, देखो मैं आपको बताता हूँ क्या चक्कर है। यहां पर जैसे मान लो ये एस ऑर्बिटल है, तो एस ऑर्बिटल बेटा पूरी तरह से ब्लॉक कर देगा। जैसे मान लो अगर आपको शील्डिंग इफेक्ट की बात करोगे तो बेटा सबसे ज्यादा जो शील्डिंग इफेक्ट होगा वो इसकी वजह से होगा, ये ज्यादा रोकने में कामयाब है एस ऑर्बिटल, ठीक है। पी ऑर्बिटल बेटा क्योंकि लंबाई में है, लेंथ वाइज है, तो इसलिए इसकी वैल्यू क्या है बेटा, कम है। अभी कुछ बच्चे जा रहे हैं क्या, क्या हो रहा है? सत्यम की क्लास में नहीं है। ठीक है बेटा, तो देखो क्या लिखा हुआ है, एस ऑर्बिटल क्योंकि बेटा इसका स्फेरिकल शेप होता है तो इट शील्ड्स इलेक्ट्रॉन मोर इफेक्टिवली देन पी ऑर्बिटल। तो बेटा पी ऑर्बिटल के कंपैरेटिवली एस ऑर्बिटल जो है वो ज्यादा आसानी से शील्ड कर पाता है, ठीक है। एक चीज तो ये हो गई। एक और चीज बेटा इसमें लिखी हुई है, द सेम ऑर्बिटल्स बिलोंगिंग टू सेम शेल डज नॉट हैव सेम एनर्जी। अगर बेटा कोई ऑर्बिटल अगर किसी सेम शेल को बिलोंग करते हैं, लेकिन बेटा उनकी जो एनर्जी हो वो अलग अलग हो, डिफरेंस ऑफ एनर्जी, एक ही देखो एक ही शेल के अंदर बेटा क्या हो सकते हैं, एक ही शेल के अंदर बेटा कई सारे सब शेल हो सकते हैं, और जरूरी नहीं कि सभी की एनर्जी बराबर हो, डिफरेंस हो सकती है अलग अलग एनर्जी की। तो उसको क्या बोलेंगे,
उसकी वजह से भी बेटा आप देखोगे कि अलग अलग वैल्यू आएगी। जैसे आपको दिखाता हूँ, इसमें जो एग्जाम्पल में लिखा हुआ नोट्स में वो ये लिखा हुआ बेटा, जैसे अगर बेटा हम अलग अलग एलिमेंट्स की बात करें, एनर्जी ऑफ 2s ऑर्बिटल। अब 2s ऑर्बिटल बेटा हाइड्रोजन के अंदर भी होता है ना? तो बेटा अगर हाइड्रोजन एटम के अंदर जो 2s ऑर्बिटल होता है उसकी एनर्जी बेटा कम होती है, ठीक है, रुको, उसकी एनर्जी ज्यादा है। ये देखो मैंने कुछ डायग्राम ड्रॉ किया है, यहाँ पर बेटा लिखा है, ठीक है, एनर्जी ऑफ 2s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन एटम इज ग्रेटर देन द एनर्जी ऑफ 2s ऑर्बिटल ऑफ लिथियम एटम बेटा। इसी तरीके से लिथियम वाला बेटा जो है उसकी वैल्यू किससे ज्यादा होगी? सोडियम के से ज्यादा होगी, ठीक है, और सोडियम वाले की बेटा किससे ज्यादा होगी? पोटेशियम से ज्यादा होगी। अब बच्चों एक चीज देखना बेटा, यहाँ पर मैंने जो लिखा है इस चीज को समझना कि ये 2s ऑर्बिटल बेटा देखो है तो सभी एलिमेंट्स के अंदर बच्चों। जैसे पहला वाला जो ऑर्बिटल होता है बेटा वो 1s होता है, आपको बताया ना, दूसरा 2s ऑर्बिटल होता है एल शेल के अंदर। लेकिन बेटा अलग अलग एलिमेंट्स में होगा वो, जैसे हाइड्रोजन के अंदर भी हो सकता है, लिथियम में भी है, सोडियम में भी है, पोटेशियम में भी है। लेकिन बेटा इन चारों की एनर्जी हमेशा बराबर नहीं होती। किसी ऑर्बिटल की एनर्जी बेटा अलग अलग एलिमेंट्स के केस में अलग अलग वैल्यू होगी बेटा। समझ में आ रही मेरी बात? यस सर। यस सर। कि ऑर्बिटल तो बेटा सेम है, देखो ऑर्बिटल बेटा 2s ऑर्बिटल ही है, लेकिन बेटा अलग अलग एलिमेंट के हिसाब से अलग अलग एनर्जी है। जैसे अगर हम हाइड्रोजन के लिए देखेंगे 2s ऑर्बिटल की एनर्जी बेटा ज्यादा होगी, ठीक है, लिथियम वाले से, और लिथियम की एनर्जी बेटा 2s ऑर्बिटल की सोडियम की 2s ऑर्बिटल से ज्यादा होगी, और सोडियम की 2s ऑर्बिटल की पोटेशियम की 2s ऑर्बिटल से ज्यादा होगी। तो इन चारों में बेटा देख रहे हो आप एनर्जी डिफरेंस आ गया ना एनर्जी डिफरेंस। तो जब बेटा इनकी एनर्जी अलग अलग होगी तो इनका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी अलग अलग होगा ना, है ना? बोलो होगा या नहीं? यहां पर बेटा आप देखोगे, हाँ, तो यही चीज अभी मैं आपको बताऊंगा, सारी चीजें समझ में आएंगी आपको कि किसी भी एलिमेंट के लिए बेटा अगर हमें ऑर्बिटल्स फिल करने हैं तो किस तरीके से फिल करेंगे बच्चों। तो अभी तक बेटा आपने देखो एक चीज तो समझ ली कि जो न्यूक्लियस, जैसे अगर मान लो अगर हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है बेटा, जैसे मान लो हाइड्रोजन के अंदर एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो अब आपको इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है बेटा। तो एक इलेक्ट्रॉन बेटा कौन से शेल के अंदर जाएगा? बोलो, अभी तो एक ही इलेक्ट्रॉन है तो वो के शेल के अंदर होगा, ठीक है दीपक। अगर मान लो और बड़े एलिमेंट होते चले जाएं, लिथियम, पोटेशियम, सोडियम, इन सब की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है बेटा, तो इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मतलब कि किस शेल के अंदर बेटा कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, किस शेल के अंदर कौन से ऑर्बिटल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स भरे जाएंगे, ठीक है। एक तो शेल हो गया, फिर कौन सा सब शेल होगा, सब शेल के अंदर बेटा कौन सा ऑर्बिटल होगा, और उस ऑर्बिटल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जो हम पढ़ेंगे, ठीक है, थोड़ी देर में आपको बताऊंगा। उससे पहले तीन प्रिंसिपल आपको बताने हैं, ठीक है। इतना समझ में आया बेटा? एक तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आपको बताया मैंने, और एक एनर्जी का ये बताया कि एनर्जी कैसे होती है। देख लो एक बार, देख लो बेटा, नोट कर लो। अगर कुछ पूछना चाहते हैं बच्चों तो इसमें से पूछ सकते हैं जो बोर्ड पर लिखा है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बेटा समझ में आ गया किस किस फैक्टर्स पर डिपेंड कर रहा है? यस सर। एक तो शेल के ऊपर डिपेंड करता है बेटा, ठीक है, कि आपका कौन सा शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन है, और दूसरा बेटा शेप ऑफ ऑर्बिटल, किस तरह का शेप है ऑर्बिटल का। चलो, तो अब अगला टॉपिक बेटा है, नोट्स में देख लो बच्चों, फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल्स इन एटम्स। किसी भी एटम के अंदर बेटा ऑर्बिटल कैसे फिल करते हैं हम, ऑर्बिटल्स को किस ऑर्डर में फिल किया जाता है बच्चों। ऐसा तो नहीं है कि किसी भी ऑर्बिटल में कहीं पे भी इलेक्ट्रॉन भर दो। अब आपको ये तो मैंने बताया कि बेटा हर एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये तो आपको बता दिया हमने, है ना। ये प्रिंसिपल था जिसका नाम था पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। वो ये कहता है कि किसी भी ऑर्बिटल के अंदर बेटा मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं दिशा। लेकिन बेटा वो इलेक्ट्रॉन कौन से वाले ऑर्बिटल में आएंगे,
पहले किस ऑर्बिटल में भरोगे, बाद में किस में भरोगे, ये चीज बेटा आपको कैसे पता चलेगी? इसके लिए आपको 3 रूल होते हैं, ठीक है? 3 प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग बेटा चलेंगे। एक है अबाउ प्रिंसिपल, एक पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, और तीसरा है हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। तो बेटा ये 3 फैक्टर यहाँ पर आपको पढ़ने हैं। देयर आर 3 फैक्टर्स, 3 चीजें आपको पढ़नी है। इनके अकॉर्डिंग, रूल्स के अकॉर्डिंग जो है आप इलेक्ट्रॉन फिल करोगे बेटा। तो चलो एक एक करके मैं आपको बताता हूँ। इसमें से एक तो आप पढ़ चुके हो, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल पढ़ चुके हो बेटा, है ना? क्या था पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल बेटा? एक बार रिपीट करेंगे बच्चों। जब तक रिपीट करो तब तक मैं लिखता हूँ तीनों प्रिंसिपल के बारे में। टॉपिक का नाम है फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल्स, फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल्स इन एटम्स। बताओ बेटा पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कहता है? बताओ, भूलिए क्या? किसी एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं, है ना बेटा? और वो भी बेटा जो इलेक्ट्रॉन फिल करोगे वो क्या होंगे? अपोजिट स्पिन के होने चाहिए। एक क्लॉकवाइज होगा, एक एंटी क्लॉकवाइज। अभी बताऊंगा, एरो से उसको डिनोट करते हैं अपोजिट डायरेक्शन में। तो बेटा 3 प्रिंसिपल आप लिखोगे। द फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल्स इन एटम्स इज डन बाय इन अकॉर्डिंग टू 3 लॉज, अकॉर्डिंग टू 3 रूल्स बेटा। 3 रूल आपको याद करने हैं। इनके नाम है बेटा, फर्स्ट है अबाउ प्रिंसिपल, अबाउ प्रिंसिपल, ठीक है बच्चों? पहला अबाउ प्रिंसिपल हो गया। दूसरा हो गया पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, जो पढ़ चुके हो। और तीसरा बेटा होता है, थर्ड नंबर पे आएगा आपका हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। ये दोनों आपको पढ़ने हैं, अबाउ वाला और हुन्स रूल, ठीक है? हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, ठीक है बेटा? एक एक करके चलो बताता हूँ आपको। सबसे पहले अबाउ प्रिंसिपल बताऊंगा, क्या था अबाउ में, अबाउ में क्या बताया था और इसका क्या मतलब है। तो फर्स्ट बेटा पढ़ेंगे हम अबाउ प्रिंसिपल। तो अबाउ प्रिंसिपल बेटा क्या कहता है, ये मैं आपको बताता हूँ। तो एक बार बेटा नोट्स में पढ़ के बताइए क्या लिखा है अबाउ प्रिंसिपल में, क्या दिया हुआ है? देखो, इन ग्राउंड स्टेट, दिख रहा है बेटा सबको? इन ग्राउंड स्टेट ऑफ एटम्स द ऑर्बिटल्स आर फिल्ड इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एनर्जी बेटा। अबाउ प्रिंसिपल बेटा सिंपली क्या कहता है कि किसी भी एटम के अंदर जो ऑर्बिटल्स बेटा हैं वो किस तरीके से भरे जाएंगे बेटा? उनकी एनर्जी के ऑर्डर में। क्या बोला बेटा मैंने? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। मतलब जैसे मान लो, सिंपल सी बात है, जिसमें जिस ऑर्बिटल की एनर्जी बेटा सबसे कम होगी सबसे पहले उसको भरेंगे, ठीक है दीपक? सबसे पहले बेटा कौन सा ऑर्बिटल भरा जाएगा? मिनिमम एनर्जी जिसकी होगी बेटा, सबसे पहले उस ऑर्बिटल को भरोगे। फिर उसके बाद उससे ज्यादा जिसकी होगी उस ऑर्डर में। इस तरीके से बेटा धीरे धीरे करके आप मिनिमम से स्टार्ट करके सारे ऑर्बिटल्स को भरते चले जाओगे, ठीक है बच्चों? तो सिंपल सा प्रिंसिपल है। अबाउ प्रिंसिपल स्टेट दैट इन ग्राउंड स्टेट, अगर किसी एटम की ग्राउंड स्टेट की बात करेंगे, ग्राउंड स्टेट बेटा कौन सी थी बताओ? जहां पर इलेक्ट्रॉन कहीं एक्साइटेड नहीं होता। बताया था ना मैंने आपको, अभी एक्साइटेड नहीं हुआ इलेक्ट्रॉन, अभी स्टेशनरी बेटा कहीं पर है, किसी आराम से रोटेट कर रहा है, तो उसको ग्राउंड स्टेट बोलते हैं। ये ग्राउंड स्टेट ऑफ एटम्स, अगर बेटा हम ग्राउंड स्टेट की बात करें एटम्स में, तो ऑर्बिटल बेटा जो है वो फिल किए जाएंगे। द ऑर्बिटल्स आर फिल्ड इन ऑर्डर ऑफ, इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी। बच्चों मेरी बात समझ में आई? इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी, बढ़ती हुई एनर्जी के क्रम में लगाओगे, ठीक है बच्चों? तो सबसे कम जिस बेटा जिस ऑर्बिटल की एनर्जी होगी वो सबसे पहले आएगा, फिर उससे ज्यादा उसकी एनर्जी वाला, फिर इस तरीके से। लास्ट में बेटा कौन सा भरोगे? सबसे ज्यादा जिस ऑर्बिटल की एनर्जी होगी वो सबसे लास्ट में भरा जाएगा बच्चों, ठीक है दिशा? समझ में आ रही है बात?
इन अदर वर्ड्स हम बोल सकते हैं बेटा इलेक्ट्रॉन्स फर्स्ट ऑक्यूपाई, इलेक्ट्रॉन बेटा पहले किस में भरे जाएंगे, इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑक्यूपाई, इलेक्ट्रॉन बेटा सबसे पहले किस ऑर्बिटल में आएगा, फर्स्ट ऑक्यूपाई लोएस्ट एनर्जी लेवल बेटा, सबसे पहले कौन से एनर्जी लेवल पे आएगा, लोएस्ट एनर्जी लेवल, ठीक है दीपक, इलेक्ट्रॉन बेटा सबसे पहले सबसे कम वाले एनर्जी लेवल पर जाएगा और उसके बाद बेटा धीरे धीरे करके मैंने बताया एंड देन एंटर द हायर एनर्जी लेवल, ठीक है बच्चों, उसके बाद हायर एनर्जी लेवल पे बेटा चला जाएगा, जैसे जैसे एनर्जी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे वो हायर एनर्जी लेवल पे या ऑर्बिट में चला जाएगा। तो इसके लिए बच्चों आपको क्या पता होना चाहिए, समीक्षा क्या पता होना चाहिए, ऑर्डर क्या होता है, अगर हम हर ऑर्बिटल की एनर्जी को बेटा देखें तो उसका ऑर्डर हमें आना चाहिए, तो उसके ऑर्डर को बेटा हम कैसे निकालेंगे, ऑर्डर क्या होता है ये चीज देखो, तो इसको बेटा समझाने के लिए मेरे को एक डायग्राम बनाना पड़ेगा, डायग्राम यहाँ पर आ जाएगा क्या, तो डायग्राम मैं बोर्ड पर आपको बनवाऊंगा, अभी मैं ऑर्डर लिखवा देता हूँ आपको बेटा, आप ऑर्डर लिख लो, ठीक है, ऑर्डर क्या होगा एनर्जी का, फिर इसको समझाऊंगा कैसे याद रखेंगे बच्चों, ऑर्डर ऑफ एनर्जीज ऑफ प्रिंसिपल, ऑर्डर ऑफ एनर्जी क्या होगा बेटा, सबसे कम एनर्जी बेटा किसकी होगी, अभी डायग्राम पे बनाया था एनर्जी लेवल डायग्राम, मालूम सबसे कम एनर्जी किसकी थी, 1s ऑर्बिटल की बेटा, मिनिमम एनर्जी बताई थी आपको, उससे ऊपर कौन सा दिख रहा था बेटा, उससे ऊपर 2s ऑर्बिटल, 2s से ज्यादा बेटा 2p ऑर्बिटल, फिर आएगा 3s, ठीक है, फिर 3p ऑर्बिटल हो गया बेटा, फिर 4s, ऐसे चलता जाएगा 3d, 4p, ठीक है। अभी याद तक आपको ये बताऊंगा मैं कैसे याद करने हैं बेटा, इसको कैसे याद करना है ये भी मैं बताऊंगा अभी आपको, अभी आप ये ध्यान रखो कि क्या ऑर्डर है, ठीक है, अभी एक डायग्राम की मदद से समझाऊंगा, आपको सारे याद हो जाएंगे, 1s 2s 2p 3s 3p 4s 5p 5s तक आ गए, 5s के बाद बेटा 4p हो जाएगा, ठीक है, फिर 5p हो जाएगा और 5p के बाद 6s, ठीक है, 6x के बाद आएगा बेटा 6x के बाद 4f, ठीक है, 4f के बाद 5d 6p 7s 5f 6d 7p, ये तो बेटा ऑर्डर हो गया दीपक, ठीक है, लेकिन आपके लिए मुश्किल क्या है बेटा, इस ऑर्डर को याद रखना बच्चों मुश्किल है ना अक्षय, ऑर्डर को बेटा याद कैसे करेंगे ये मैं आपको अभी समझाऊंगा बिल्कुल एकदम सिंपल तरीके से, बस आप अभी ये देख लो बेटा ऑर्डर क्या है, इसी को क्या बोलते हैं बेटा, ऑफ-बाउ प्रिंसिपल, सिंपल सा बेटा प्रिंसिपल है, ऑफ-बाउ क्या कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन बेटा किसी भी ऑर्बिटल में भरे जाएंगे इस बेसिस पर कि इस ऑर्बिटल की एनर्जी क्या होगी बेटा, अक्षय पहले किस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरेगा, किस ऑर्बिटल में जाएंगे बेटा, इसकी एनर्जी क्या होगी, लोएस्ट एनर्जी होगी, ठीक है, बोलो समझ में आ गया एकदम, यस यस, चलो अब एक डायग्राम जो आपको बता रहा था वो समझा देता हूं, डायग्राम बेटा देखो कैसे बनाएंगे, इसको याद रखने का तरीका बच्चों कैसे है मैं आपको बताता हूं, सिंपल सा देखना, पहले तो बेटा आप क्या करते हैं, जैसे शेल के अकॉर्डिंग कर लो, शेल के अकॉर्डिंग कैसे करोगे, सबसे पहले बेटा शेल कौन सा था, देखो मैंने एनर्जी लेवल डायग्राम में बताया था, पहला 1s होता है ना बेटा, दूसरे वाले में क्या होते हैं, एक तो 2s ऑर्बिटल होता है, एक 2p होता है बच्चों, याद है आपको, तीसरे वाले में क्या होगा बेटा, 3s 3p 3d, है ना, अगले में क्या होगा बेटा, 4s 4p 4d और यहाँ पर f और आ जाएगा, ऐसे ही था बेटा, अक्षय बताओ, यस सर, शेल्स के अकॉर्डिंग अगर देखें ऑर्बिटल बेटा ऐसे होते हैं ना, एक एक बढ़ता चला जाता है, पहले वाले में एक ऑर्बिटल है खाली
फिर 2, फिर 3, इस तरीके से। चलो और नीचे की तरफ आते हैं। 5s लिखता हूँ, 5p, 5d हो जाएगा बेटा, 5f हो जाएगा, एक और आ जाएगा, नहीं हो जाएगा बस, ठीक है। फिर यहाँ पर नीचे की तरफ आओ, 6s, 6p, 6d, ठीक है। और नीचे हो जाएगा 7s और 7p। अब बेटा देखो इसको हम कैसे करेंगे फिर, एक बार तरीका देखना। सबसे पहले बेटा मैं ऐसे करके एरो शुरू करूंगा, देखना इस तरीके से भरना शुरू करूंगा। देखो बेटा सबसे पहले कौन सा ऑर्बिटल भर रहे हैं, पहला सबसे पहले कौन सा भरा जाएगा, 1s। ऐसे करके लेके आओ, ऐसे करके बेटा घुमा के लेके आओ। तो पहले 1s भर गया, उसके बाद बेटा कौन सा है, 2s ऑर्बिटल, दिख रहा है बेटा सबको। उसके बाद बेटा ऐसे क्या करो, फिर घुमा के लेके आओ 2s, देखो जरा 1s 2s, उसके बाद बेटा 2p 3s, फिर एक बार बेटा ऐसे करके रिवॉल्व कर दो, दिख रहा है निकिता, इस तरीके से बेटा। दिख रहा है बच्चों कैसे बना रहा हूं मैं डायग्राम, एक बार आने का, एक बार जाने का। यस ये देखो अगर ऐसे करके लेके जाओगे पहले तो 1s आ गया उसमें, फिर दूसरी बार में बेटा 2s आ गया, फिर तीसरी बार में क्या आ रहा है, देखो यही ऑर्डर था ना, ये बार लिख लेते हैं। 2s के बाद 2p, 2 के बाद बेटा 2p के बाद 3s, 3s के बाद कौन सा था, 3p, देखो 3p दिख रहा है बेटा, 3p के बाद कौन सा आया, एरो इधर की तरफ, देखो इस साइड पर एरो, जब आप ऐसे जा रहे हो तो बेटा एक बार एरो इधर और एक बार एरो उधर, फिर एक बार इधर, फिर एरो उधर। ये देखो ये इधर आते पे, इधर आते पे एरो ड्रॉ कर दो सारे, दिख रहा है बच्चों सबको, एरो क्या दिखा रहा है, यहां से यहां की तरफ आ रहे हैं। तो 3s के बाद बेटा कौन सा है, 3s के बाद 3p आ गया, बोलो, और 3p के बाद बेटा 3p के बाद 4s, बोलो बच्चों। फिर अगला कौन सा आ रहा है, देखो जरा, अक्षर बताओ बेटा, अगला कौन सा है, 3d ऑर्बिटल, बोलो बेटा, यहां से आए 4s, 4s के बाद बेटा कौन सा है, 3d है, 3d के बाद 4p, ठीक है बच्चों, 4p के बाद 5s, 5s के बाद फिर क्या करोगे, फिर ऐसे घुमा के लेके आओ, घुमा के लेके आए, फिर बेटा आप कौन सा आएगा, बोलो 4d है ना, 4d के बाद बेटा 5p, 5p के बाद 6s, 6s के बाद बेटा कौन सा आएगा देखना, फिर दोबारा मैं ऐसे करके लेके आऊंगा, सिंपल। इस बार मैं इसको टच नहीं कर रहा, अगली बार घुमा के लेके आऊंगा, ये अब देखेंगे बेटा, दिख रहा है बेटा सबको। अब कौन कौन से ऑर्बिटल आ गए, देखो जरा, बताओ जरा, कहां तक बेटा हमने ड्रॉ कर लिया था, 6s तक देख लिया था, 6s, 6s के आगे बेटा कौन सा है, 6s के बाद 4 है, ये देखो ये घूम भी गए, 4f आ गया बेटा, 4f, ठीक है बच्चों। 4f के बाद बेटा देखो कौन सा दिख रहा है आपको, 5d, 5d, और 5d के आगे बेटा 6p और फिर 7s,
60, फिर 7s और 7s के बाद बेटा फिर घूम के जाएंगे तो 5p, सॉरी 5s है, 5s 5f, सॉरी 5f 6d और लास्ट में बेटा क्या हुआ, चेक कर सकते हो बच्चों, जो मैंने आपको लिख के बताया है वो यही ऑर्डर आएगा। देख रहे हो हमने कैसे ड्रॉ किया बेटा, थोड़ी सी मेरी ड्राइंग गड़बड़ हो जाती है, समझ के देखो बस मैं आपको क्या समझा रहा हूँ। बच्चों समझ में आ रहा है बेटा, किस तरीके से याद रखेंगे बेटा, इस डायग्राम की मदद से याद रख सकते हो, इस डायग्राम की मदद से बेटा याद रख सकते हो। टीचर कहते हैं डायग्राम ड्रॉ करोगे, बोलो बेटा मुश्किल है क्या, याद रखने का तरीका मुश्किल लग रहा है, अब कर सकते हो 1s 2s 2p 3s, इस तरीके से बेटा इस डायग्राम की मदद से आप बेटा याद रख सकते हैं इनको। दिशा समझ में आ रहा है बेटा, कैसे ये डायग्राम ड्रॉ किया, इसमें ट्रेंड पकड़ा आप लोगों ने, अक्षय इसमें क्या ट्रेंड है, कॉमन चीज क्या दिख रही है बच्चों, जब हम एक बार लाइन ड्रॉ करेंगे पहले तो बेटा आपने क्या किया, देखो मैं बताता हूं दोबारा, एक तो बेटा आपको क्या करना है कि शेल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन्स को लगा दो, ऑर्बिटल्स को लगा दो। पहले बेटा क्या है, सिर्फ एक s ऑर्बिटल होता है फर्स्ट में, फर्स्ट शेल के अंदर, दूसरे शेल के अंदर बेटा मैंने बताया था दो ऑर्बिटल्स हैं 2s और 2p, फिर बेटा 3s 3p 3d, इनको एक साथ रख लिया, ठीक है, फिर 4s को लेंगे 4s 4p 4d 4s, 5s 5p 5d 5f, फिर बेटा 6 वाला ऑर्बिटल लो, अगला वाला शेल 6s 6p 6d और 7s और 7p, इस तरीके से बेटा आपको याद करना है। कर सकते हैं विकी, विकी डायग्राम बेटा समझ में आ रहा है? यस सर, यस सर। अब देखो पहला रोटेशन बेटा लगाएंगे जब, पहला देखो रिवॉल्यूशन कैसे लगाना है एक बार फिर समझ लो, एक बार लास्ट टाइम और अच्छे से बता रहा हूं। देखो जब आप बेटा 1s से स्टार्ट करोगे तो आपको पहला राउंड जो लगाना है वो इस तरीके से लगाना है, इस तरीके से इसको लेते हुए, और एक साइड बेटा जब आप लौटोगे तो इस साइड पर, ठीक है, इस साइड पर ऐसे करके करोगे, तो जैसे स्प्रिंग होती है ना, जैसे स्प्रिंग के अंदर बेटा रोटेशन होते हैं वैसे ही है, एक बार आने का एक बार जाने का, और एरो से ये ध्यान रखो कि डायरेक्शन आपकी आने और जाने की, कहां से जा रहे हैं, ये है, ये पोजीशन है और जाने की पोजीशन ये है, ठीक है, तो जो रास्ते में पड़ेंगे ऑर्बिटल आपको वो सारे मिलते चले जाएंगे। दिशा समझ में आ गया बेटा, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है बच्चों? थोड़ा सा डायग्राम मेरा ऐसा बना है, नोट्स में मैंने अच्छे से बेटा बना रखा है, ठीक है, नोट्स में और अच्छे से बना रखा है, आप देख सकते हो उसमें से, ठीक है। इस तरीके से बेटा आज का होमवर्क भी यही है, आप इनको अच्छे से ड्रॉ करोगे स्केल की मदद से लेकर, ठीक है, स्केल की हेल्प से बेटा इनको ड्रॉ करना, बोर्ड पर थोड़ा ड्रॉ करना मुश्किल था, ठीक है, फिर भी मैंने अपनी तरफ से बनाया। बच्चों समझ में आया आपको? इसी को बोलते हैं अबाव प्रिंसिपल। अबाव प्रिंसिपल बेटा इस तरीके से बताता है कि सबसे पहले बेटा कौन सा ऑर्बिटल भरेंगे अक्षय, सबसे इलेक्ट्रॉन सबसे पहले किस ऑर्बिटल में आएगा, फर्स्ट s के अंदर, 1s के अंदर, फिर बेटा 2s के अंदर आएगा, फिर 2p ऑर्बिटल के अंदर जाएगा, फिर बेटा 3s, फिर 3p, फिर 4s, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन बढ़ते चले जाएंगे बेटा, ठीक है। सुनील समझ में आ रहा है? इलेक्ट्रॉन बेटा इस ऑर्डर में फिल होते हैं, जो ऑर्बिटल का ऑर्डर लिखवाया है उसको बोलते हैं इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, जिसका नाम है अबाव प्रिंसिपल, ठीक है बच्चों। ये हो गया अबाव प्रिंसिपल। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल तो बेटा आपको मैंने पहले भी बताया था, एन ऑर्बिटल कैन हैव मैक्सिमम ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, किसी भी ऑर्बिटल के अंदर बेटा कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, दिशा मैक्सिमम बेटा किसी भी ऑर्बिटल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, बोलो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे बेटा, कैसे लिखेंगे ये भी बता रहा हूं आपको, एक इस डायरेक्शन में ऊपर की तरफ एरो लगाएंगे और एक बेटा नीचे की तरफ, हाँ
ये दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, अपोजिट स्पिन है, एक का स्पिन क्लॉकवाइज, एक का एंटी। बच्चों आ रहा है समझ में? ये है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ये भी आपको बता दिया। अब बेटा एक हुन्स रूल भी बता देता हूं, फिर ये पूरा टॉपिक ही हो जाएगा आपका। हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, इसका क्या मतलब है? व्हाट डू यू मीन बाय हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी? क्या मतलब होता है बेटा इसका? बोलो बेटा। इस रूल का मतलब समझा देता हूं आपको। देखो नोट्स में क्या दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉन पेयरिंग इन एनी ऑर्बिटल। बेटा किसी भी ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं, है ना, जैसे मान लो p ऑर्बिटल के अंदर, d के अंदर या f ऑर्बिटल के अंदर, बेटा जो भी पेयरिंग होगी, इट कैन नॉट अकर until each orbital of a given subshell contains one electron each। एक और बात बेटा, ऐसा नहीं है कि आप किसी भी ऑर्बिटल में पूरे पूरे इलेक्ट्रॉन भरोगे बेटा तभी आगे बढ़ोगे अक्षय। बेटा इसका क्या ऑर्डर होता है कि पहले आप क्या करते हो बेटा, हर एक ऑर्बिटल के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन उसमें फिल कर देते हो। जैसे मान लो s ऑर्बिटल के अंदर तो बेटा एक ही होता है ना, s की बात नहीं कर रहा मैं। जैसे p ऑर्बिटल को देखो बेटा, p सबशेल के अंदर बेटा तीन p ऑर्बिटल होते हैं, बोलो तीन पढ़े आपने। अब बेटा इसके अंदर देखो कैसे इलेक्ट्रॉन भरोगे। सबसे पहले बेटा मान लो अगर तीन इलेक्ट्रॉन है तो तीन इलेक्ट्रॉन बेटा दिशा कैसे भरेंगे, एक इसके अंदर, एक इस वाले ऑर्बिटल में बेटा, और एक इस वाले के अंदर। अब से समझ में आ रही है मेरी बात? अगर बेटा आपको इलेक्ट्रॉन भरने हैं किसी भी ऑर्बिटल के अंदर, p d या f ऑर्बिटल में, तो पहले बेटा क्या करना होगा, हर एक ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन कम से कम भरना होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर आपने एक एक भर दिया। अब मान लो आपके पास जो इलेक्ट्रॉन थे वो 4 थे, ठीक है, किसी एलिमेंट के अंदर मान लो 6 इलेक्ट्रॉन आपको भरने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन है। जैसे ऑक्सीजन 6 नंबर किसका होता है, एटॉमिक नंबर, कार्बन का है ना। तो कार्बन में बेटा देखो कैसे इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, s ऑर्बिटल में पहले एक भरा, फिर दूसरा इसको भर दिया पूरा। अब बेटा 4 बचे, 2 वहां चले गए, 4 बचे। तो 4 बेटा कैसे भरोगे, पहले एक एक तीनों में भर दिया, ठीक है अक्षय। अब बेटा अगला वाला किसमें भरोगे, एक बच गया। समझ में आ रहा है बेटा? इसको बोलते हैं हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, कि बेटा किसी भी इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिटल के अंदर आपको सारे ऑर्बिटल एक ऑर्बिटल के अंदर फिल नहीं कर रहे हैं, बल्कि एक एक करके फिल करना है। ठीक है बेटा, पहले p ऑर्बिटल है तो p के अंदर जितने भी ऑर्बिटल होंगे, px, py, pz, तीनों के अंदर बेटा एक एक इलेक्ट्रॉन फिल करोगे। फिर आप देखोगे कि पहले वाले के अंदर फिर अगर बच गए तो आगे बढ़ोगे। ठीक है बच्चों, क्या लिखा हुआ है, इलेक्ट्रॉन पेयरिंग इन एनी ऑर्बिटल। किसी भी ऑर्बिटल के अंदर बेटा पेयरिंग जो होगी वो तब तक नहीं हो सकती जब तक किसी ऑर्बिटल के अंदर, किसी भी सबशेल के अंदर बेटा कोई ऑर्बिटल है तो उसके अंदर कम से कम एक इलेक्ट्रॉन ना फिल हो गया हो। ठीक है, तब तक बेटा आप और इलेक्ट्रॉन फिल नहीं करोगे बच्चों। ठीक है, आगे बात समझ में बेटा, बताओ जरा। ठीक है, तो एक बार बेटा देख लो, इसको समझ लो, मैंने अभी जो बताया नोट्स के अंदर एक बार पढ़ लो। हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, आज का होमवर्क आपको बता दिया। अबाव प्रिंसिपल वाला डायग्राम ड्रॉ करोगे, और बेटा इससे आगे आप ये पढ़ोगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बच्चों इसको कल समझाऊंगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो दे रखी है हर एक एलिमेंट की, इसको कैसे करना है ये बेटा कल बताऊंगा आपको मैं। ठीक है, तो अभी इतना। सर डायग्राम कौन से ड्रॉ करना है? सर आप म्यूट हो गए। हाँ बोलो बेटा, क्या पूछ रहे हैं? डायग्राम कौन सा अलग बताया आपने? देखो डायग्राम ये वाला बेटा, अबाव में दिया हुआ है डायग्राम, जो पढ़ रहे बेटा ये डायग्राम ड्रॉ करोगे, बस ये डायग्राम ड्रॉ करने के लिए बोला है मैंने। ठीक है, और बेटा पढ़ना क्या है आपको, एक बार ये बेटा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो, नोट्स के अंदर एक टॉपिक दिया हुआ बेटा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। तो कल बेटा कल इसको समझाऊंगा। ठीक है, एक बार इसको अगर पढ़ लेना, उससे पहले जो आज पढ़ा है उसको पहले एक बार रिवाइज कर लेना बेटा।
ठीक है, और ये जो डायग्राम है उसको ड्रॉ कर लेना। बोलो बच्चों, अभी आज जितना पढ़ा आपने तीनों चीजें, अबव प्रिंसिपल, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल और होन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, बेटा समझ में आया? एक बार दोबारा पढ़ के पूछ लो अगर कुछ पूछना है आपको तो, तीनों का क्या मतलब है। बस फिर ये चैप्टर कंप्लीट ही होने को आया, इसके बाद एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है दिशा, पूछना है बेटा किसी बच्चे को? तीनों प्रिंसिपल बेटा समझ में आ गए? अरे यस या नो में आंसर दो। यस सर। यस सर। अच्छे से देख लो। प्रणाली बेटा आ गया समझ में? थर्ड वाला एक बार रिपीट करो। कौन Yes, सा वाला? sir. होन्स रूल, चलो बताता हूँ। होन्स रूल बेटा देखो, होन्स रूल बेटा बहुत ही सिंपल है। होन्स रूल ये कहता है कि आप किसी भी ऑर्बिटल के अंदर बेटा सारे इलेक्ट्रॉन एक साथ फिल नहीं करोगे बच्चों। के अंदर बेटा तीन ऑर्बिटल होते थे ना, पी के तीन ऑर्बिटल थे, px, py, pz। बोलो बच्चों, कल बताया था ना तीन ऑर्बिटल आए थे। Yes, बोलो। sir. तो बेटा ये देखो, होन्स रूल ये कहता है कि आप ऐसा नहीं कर सकते कि किसी भी px, जैसे मान लो px है तो px के अंदर बेटा एक साथ दो इलेक्ट्रॉन नहीं भरोगे बच्चों। क्या नहीं भरोगे? एक साथ दो इलेक्ट्रॉन नहीं भरोगे, पहले एक एक इलेक्ट्रॉन तीनों ऑर्बिटल के अंदर आएगा बेटा, एक px के अंदर, एक py के अंदर, एक pz के अंदर। मेरी बात समझ में आ रही है? पेयरिंग कब होगी बेटा? पेयरिंग करने से पहले आपको हर एक ऑर्बिटल के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन डालना जरूरी है। ठीक है, Yes. जैसे बी के अंदर तीन ऑर्बिटल है तो तीनों के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन होगा। मान लो अगर डी ऑर्बिटल की बात करें बेटा, तो डी शेल के अंदर कितने ऑर्बिटल्स थे? 1 2 3 4 5, मान लो 5 है तो बेटा कैसे भरोगे? देखना, पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरोगे बेटा, ये देखो इस तरीके से आपको बेटा भरना है। दिख रहा है बच्चों? पेयरिंग कब करोगे? पहले आप सब में एक एक इलेक्ट्रॉन फिल कर दोगे, अब पेयरिंग करना बेटा शुरू करोगे। तो जैसे मान लो अब आपको इलेक्ट्रॉन पेयर करने हैं, देखो इस तरीके से। दिख रहा है बच्चों? ये हर एक ऑर्बिटल है ना, ये डी ऑर्बिटल है बेटा। डी ऑर्बिटल के अंदर देखो पहले मैंने Yes. आपको एक एक इलेक्ट्रॉन फिल किया, उसके बाद बेटा अगले स्टेप में बेटा यहाँ पर पेयरिंग करते हैं। बस ये होता है होन्स रूल। होन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी का मतलब है फर्स्ट पेयरिंग बेटा तभी होगी जब हर एक ऑर्बिटल के अंदर मिनिमम एक इलेक्ट्रॉन आ जाए। ठीक है, बस सिंपल है बिल्कुल। ठीक है, तो कल बेटा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। बच्चों पीछे का कोई भी डाउट है तो अपना क्लियर करके रखना। ठीक है, या आप पूछ सकते हो, कल की क्लास से पहले पूछ लो बेटा, फिर ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। बस 2-3 दिन का चैप्टर है। ठीक है, कल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कराएंगे और 2 दिन आपको फिर एनसीईआरटी को। ठीक है बच्चों, एनसीईआरटी बुक Yes, बेटा sir. डाउनलोड कर रखी है आपने? एनसीईआरटी बुक है सबके पास क्या? Yes, sir. Yes, sir. नो जी सर। बच्चों, देखो बेटा जिनके पास एनसीईआरटी ना हो वो क्या करना मैं आपको बताता हूँ। प्ले स्टोर पर बेटा ई पाठशाला ऐप मिल जाएगी आपको। सुन रहे हो बेटा? प्ले स्टोर पर जाकर ई बुक डाउनलोड कर लो, ई पाठशाला के नाम से, ई पाठशाला, PAATHSHAL। ई पाठशाला बेटा प्ले स्टोर पर जाके डाउनलोड करो, उसमें बेटा आपको सारी एनसीईआरटी बुक्स मिल जाती हैं। ऐप है बेटा ये एनसीईआरटी की बेटा एक ऐप है जिसमें आपको केमिस्ट्री की बुक 11th क्लास की जाके डाउनलोड कर लेना, किसी भी सब्जेक्ट की कर सकते हो। ठीक है बच्चों, तो जिनके पास बुक्स है अच्छी बात है, जिनके पास नहीं है उनको भी मैंने तरीका बता दिया। कल बेटा कल तक सबके पास एनसीईआरटी बुक होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि परसों बेटा हम क्वेश्चंस देंगे एनसीईआरटी के, तो वो आपको उसमें से करने होंगे। ठीक है बच्चों, और कोई डाउट? आगे बात समझ में? आज का होमवर्क भी पता चल गया बेटा। अबव प्रिंसिपल को एक बार याद करोगे और इसका ऑर्डर भी बेटा लिखोगे। खाली डायग्राम बेटा ड्रॉ नहीं करना, ऑर्डर भी आपको बच्चों याद होना चाहिए अक्षय। ठीक है, इस डायग्राम को जब ड्रॉ करोगे तो आपको बेटा ऑर्डर भी लिख पाओगे। रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी, याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ अगर आप डायग्राम। चलो ओके बाय, टेक केयर।